हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.5 यानी 5.4 कंप्लीट हो गई। कल की क्लास आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है ना? अच्छी लगी क्लास आप लोगों को? आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आज करेंगे, है ना? हाफ एक्सरसाइज आज करेंगे और हाफ एक्सरसाइज हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, यानी इनमें से कौन सा मॉडल परपेंडिकुलर लाइंस का है? द एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टेबल टॉप। कैसे बनती है टेबल टॉप? बताइए। टेबल हमने ऐसे बनाया, ये हमारा टेबल टॉप हो गया, ठीक है? तो एडजेसेंट एजेस कौन सी हो गई? इसके एडजेसेंट ये हो गई, इसके एडजेसेंट ये हो गई, इसके एडजेसेंट एडजेसेंट ये हो गई, ठीक है ना? अब पूछा है द एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टेबल टॉप। क्या किसी टेबल टॉप की जो एडजेसेंट एजेस होती है वो परपेंडिकुलर होती हैं? परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है बताओ? परपेंडिकुलर का मतलब होता है किसी एक लाइन के ऊपर स्ट्रेट दूसरी लाइन। यहाँ पर भी तो वही हो रहा है ना? इस लाइन के ऊपर ये लाइन परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर ये लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं? क्या बोलेंगे? द एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टेबल टॉप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है? अब यहाँ क्या लिखा हुआ है कि रेलवे ट्रैक। भाई रेलवे ट्रैक कैसे चलता है? रेलवे ट्रैक कैसे चलता है? ये है रेलवे ट्रैक, ये लकड़ियां हैं यहाँ पर। तो मुझे बताइए क्या ये एडजेसेंट है? बताइए क्या ये एडजेसेंट है? नहीं, ये एडजेसेंट नहीं है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। यानी ये जो रेलवे ट्रैक है, ये जो पटरियां हैं, ये आपस में कहीं मिलेंगी नहीं। और जब कोई ऐसी चीज जो आपस में कहीं मिलेगी नहीं लेकिन साथ साथ चलेगी और इक्वल डिस्टेंस पर चलेगी, तब हम उसको क्या बोलते हैं? तब हम उसको बोलते हैं पैरेलल। क्या बोलते हैं उसको? पैरेलल बोलते हैं उसको। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? द लाइंस ऑफ रेलवे ट्रैक आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है? यानी ये एडजेसेंट नहीं है, ये एक दूसरे की पैरेलल है। नेक्स्ट, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग लेटर ए। लेटर बनाया, सॉरी एल, लेटर बनाया एल। आप मुझे बताइए क्या परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर ये होता है ना? और ये भी तो शेप, अगर ये हटा दिया जाए यहाँ से तो ये भी तो शेप लाइक एल है ना? तो क्या होगा? अब ये परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा बताओ? तो क्या लिखेंगे? द लेटर एल इज perpendicular to each other। यानी लेटर एल की जो लाइन है वो एक दूसरे की परपेंडिकुलर है। ये वाली लाइन इस पर परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन इस पर परपेंडिकुलर। नेक्स्ट, द लेटर वी। क्या यहाँ आपको कुछ दिख रहा है परपेंडिकुलर? ऐसा नहीं ना। परपेंडिकुलर का मतलब ही बच्चे होता है कि कोई लाइन दूसरी लाइन पर बिल्कुल स्ट्रेट हो, कोई कर्व ना हो, स्लांटिंग ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट, इस तरीके से ये परपेंडिकुलर, ठीक है? तो इसके अलावा कहीं भी लाइन, कोई भी लाइन मिले आपको, वो कभी परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, ठीक है? यहाँ पर इसने एक्यूट एंगल बनाया है, यहाँ पर एक्यूट एंगल बनाया, तो लिखेंगे द साइड्स ऑफ वी, या लेटर वी मेक एक्यूट एंगल।
ठीक है, क्या बना रही है ये, एक्यूट एंगल बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, लेट PQ बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट XY, यानी कोई एक लाइन सेगमेंट है XY, हो गया X और Y। अब PQ क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है P, और आगे पढ़ लेते हैं पहले, लेट PQ एंड XY इंटरसेक्ट, यानी इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है एक दूसरे को, तो अब इसको लिखेंगे P और यहाँ Q, और जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर A, यानी ये वाला पॉइंट हमारा A हो गया। व्हाट इज द मेजर ऑफ PAY, PAY, PAY का मेजर क्या होगा बताओ। अभी मैंने आपको बताया ना कि बिल्कुल परपेंडिकुलर बिल्कुल स्ट्रेट होता है, जब किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन पर कोई वर्टिकल लाइन स्ट्रेट आकर गिरेगी तो वो कैसा एंगल बनाएगी, तब वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, हमेशा याद रखना, जब किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन पर कोई भी वर्टिकल लाइन स्ट्रेट गिरेगी या स्ट्रेट ड्रॉ की जाएगी, और ये भी कह सकते हैं कि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर कोई वर्टिकल लाइन स्ट्रेट कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, अब इस फिगर से आपको क्या पता चल रहा है बताओ, क्या पता चल रहा है इस फिगर से, यही तो पता चल रहा है कि इनके बीच के जो एंगल हैं वो 90 डिग्री है, कोई भी एंगल आप ले लो सब 90 डिग्री है। तो क्या लिखेंगे, from the figure it is clear that the measure of angle PAY is 90 degree। ठीक है, it is clear that the measure of angle PAY is 90 degree। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, चलते हैं आगे। लाइक कर दिया आप लोगों ने भाई, लाइक फटाफट से करो, लाइक एकदम 2 सेकंड का टाइम है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, ये टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और आप फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ये यूट्यूब के लिए लोगो है, अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही है तो यूट्यूब पर आप इस लोगों को देखकर श्वेता क्लासेस, स्मॉल लेटर्स में श्वेता क्लासेस डालेंगे, ठीक है, साथ में मैथ्स डालेंगे तो आपको ये लोगो नजर आ जाएगा। आप अगर फॉलो करते हैं तो आप वहां से भी फॉलो कर सकते हैं, बाकी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और जो आपको क्लास मिलती है वो डेली 1:30 पर मिलती है। ठीक है, तो अगर आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर रहे हैं तो साथ में उसके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन का बटन होता है उसे भी सब्सक्राइब, उसे भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्लास आने से पहले ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 है, देयर आर 2 सेट स्क्वायर्स इन योर बॉक्स, होते हैं ना, एक सेट स्क्वायर तो ऐसा होता है और एक सेट स्क्वायर कुछ ऐसा होता है कि नहीं होता, सबके कंपास बॉक्स में होता है। अब पूछा क्या है, what are the measure of the angles that are formed at their corners, do they have any angle measure that is common। तो वो पूछ रहा है कि आप मुझे बताइए कि वहां पर एंगल्स क्या होंगे दोनों सेट स्क्वायर में, क्या किसी में ऐसा होता है कि एंगल बराबर हो, कॉमन हो एंगल। तो देखिए जो फर्स्ट वाला सेट स्क्वायर होता है, यानी जो ये वाला सेट, उसमें ये साइड आपको मिलेगी 90 डिग्री, तो ये वाली साइड आपको मिलेगी 60 डिग्री, और ये साइड आपको मिलेगी 30 डिग्री की। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि दो सेट स्क्वायर है, एक सेट स्क्वायर जिसमें आपको 90 डिग्री का एंगल मिलता है, उसमें एक साइड 60 डिग्री की होती है, एक साइड 30 डिग्री की होती है, और थर्ड साइड तो 90 डिग्री की होती ही है। हम लिख देंगे इसको अपनी लैंग्वेज में, मेजर ऑफ एंगल्स वन सेट स्क्वायर डिग्री 60 डिग्री
और 90। अब जो दूसरा वाला है ना, दूसरा वाला, ये वाला जो एंगल है सेट स्क्वायर है आपका, इसमें कितने कितने डिग्री की मिलेगी बताओ। इसमें आपको जो ये वाली साइड होगी, ये वाली साइड आपको 90 डिग्री की मिलेगी, ये साइड 45 डिग्री की, और ये साइड भी 45 डिग्री की मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा। क्या लिखेंगे यहां पर, हम लिखेंगे यस द एंगल ऑफ मेजर 90 इज कॉमन इन बिटवीन देम, यानी ये जो 90 डिग्री का एंगल है ये तो दोनों में कॉमन है, और इसमें 45 और 45 कॉमन है। ठीक है, 90 डिग्री दोनों दोनों आपके सेट स्क्वायर में कॉमन है। 90 डिग्री आपको सेट स्क्वायर बी में भी मिलेगा, और 90 डिग्री आपको सेट स्क्वायर ए में भी मिलेगा। ठीक है ना। अब क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है द स्टडी डायग्राम, स्टडी द डायग्राम द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम, यानी एक लाइन एल है, एक लाइन एल है जो एम पर परपेंडिकुलर है, उल्टा लिखा हुआ है, लाइन एल पर एम परपेंडिकुलर कर देते हैं। ठीक है, हम लाइन एल पर एम परपेंडिकुलर कर देते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा, इज सीई इज इक्वल टू ईजी, सीई सीई इज इक्वल टू ई और जी। तो देखो सी से पहले तो आपको दिख रहा है वही है जो हमने अभी एक दो एक्सरसाइज पहले किया था, क्वेश्चन उसी के जैसा क्वेश्चन है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो कंप्लीट मतलब इक्वल है, सभी के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर इक्वल है, यानी जो डिस्टेंस ए से बी तक है, बी से सी, सी से डी, एफ जी एंड एच। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है सी इज इक्वल टू ई जी, सी ई इज इक्वल टू ई जी, सी ई जी के बराबर है। क्या बोलोगे आप, बताइए क्या बोलोगे, लिखोगे यस, क्या लिखोगे यस, सिंस सीई इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, सी और ई के बीच में कितने यूनिट्स आ रही है यहाँ पर, 3 से 4 और 4 to 5, 2 यूनिट्स हो गई है ना, एंड ईजी इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, ईजी के बीच में भी तो 2 यूनिट्स हैं। समझ में आ रही है बात भाई, सी और ई के बीच में 2 यूनिट्स हो गए, एक यूनिट और 2 यूनिट। अब ई और जी के बीच में 1 यूनिट 2 यूनिट, तो ये क्या हो जाएंगी, बराबर। नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा है डस पीई बाइसेक्ट सीजी, पीई यानी ये है आपकी पीई बाइसेक्ट सी जी, क्या ये बाइसेक्ट कर रही है सीजी को, तो हाँ बिल्कुल, सी इसके राइट हैंड की तरफ है, डी उसके लेफ्ट हैंड की तरफ है, तो बाइसेक्ट तो कर रही है ना ये, है ना। और ई से सी तक आने में 2 यूनिट लगे और ई से जी तक जाने में भी 2 यूनिट लगे, यानी ये इसको इक्वली बाइसेक्ट कर रही है ना, 2 पार्ट्स में डिवाइड इसको कर रही है। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम, यस, since CE is equal to EG ना, बराबर CE is equal to EG, क्योंकि इनके सबके बीच का डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है, और जितनी जंप C to E लग रही है उतनी ही जंप E to G भी लग रही है, यानी 2 जंप्स लग रहे हैं ना। As both are of 2 units,
दोनों के बीच में 2-2 यूनिट्स है, ठीक है। लिखेंगे PE bisect CG। समझ में आ गया ना, क्लियर एकदम। चलिए अब इसका सी पार्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट्स फॉर विच PE इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कोई भी दो ऐसे लाइन सेगमेंट बनाने हैं जिनके लिए PE परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या बना सकते हैं? DF CG बना सकते हैं ना। और क्या बना सकते हैं? देखो क्या बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं और इसको बना सकते हैं। यानी जितना डिस्टेंस B2E लगेगा उतना डिस्टेंस E2H लगेगा, जितना डिस्टेंस C2F लगेगा उतना ही डिस्टेंस C2E लगेगा, उतना ही डिस्टेंस E2G लगेगा, ठीक है। तो इनको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बता सकते हैं और इनके सबके बीच में क्या है? इनके सबके बीच में PE है। तो अब हम इसे लिखेंगे कैसे? ठीक है, हम इसे लिखेंगे कैसे? हम इसे लिख सकते हैं BH से स्टार्ट करते हैं, BH BH एंड DF तरफ हो गया D और ये इस तरफ DF are the line segments for which PE is perpendicular bisector. PE is perpendicular bisector, ठीक है। क्लियर हो गई ना। कोई भी बना सकते हो आप, BH जरूरी नहीं है कि मैंने BH लिखा तो आप BH लिखो। आप क्या लिख सकते हो? आप CG लिख सकते हो और DF लिख सकते हो, भी लिख सकते हो। इसके अलावा नहीं बनेगा, केवल ये 3 बनेंगी, इसके अलावा नहीं बनेंगी। नेक्स्ट देखिए, आर दीज ट्रू। क्या ट्रू है? जो हमने लिखा क्या ये ट्रू है? यानी जो ये जो दिखा रहा है यहाँ पर, क्या ये ट्रू है? तो हम क्या लिखेंगे? ट्रू है। क्यों है? सिंस AC इज इक्वल टू 2 यूनिट्स एंड FG इज इक्वल टू 1 यूनिट। क्या पूछा है पहले में? AC इज ग्रेटर देन FG। AC कितने जंप लग रहे हैं? 1 और 2 यूनिट्स है ना। और FG F2G जाने में कितने जंप लग रहे हैं? ओनली 1 यूनिट। तो AC ग्रेटर हो गया ना, तो लिखेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है? CD इज इक्वल टू GH। CD इज इक्वल टू GH। सबको रब आउट कर CD इज इक्वल टू GH। भाई यहाँ से यहाँ तक कितनी यूनिट है? 1 यूनिट। यहाँ से यहाँ तक कितनी यूनिट है? 1 यूनिट। बताओ मुझे, है कि नहीं? यहाँ भी लिखेंगे हम ट्रू, ठीक है। समझ में आ गई ना कि एक एक यूनिट है दोनों के बीच में, एक एक का ही जंप है दोनों के बीच में, तो इसीलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? BE इज लेसर देन EH। BE भाई B से E तक जाने में कितनी जंप है? 1 2 एंड 3। तो क्या लिखेंगे? 3 यूनिट्स। और EH 1 2 3, यहाँ पर भी कितनी यूनिट है? 3 यूनिट्स। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था? यहाँ पर इक्वल टू का मार्क होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात कि यहाँ पर हम फॉल्स लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि दोनों के बीच में तो 3 यूनिट्स है। अगर 3 यूनिट्स है तो ये इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये तो ये बोल रहा है कि BC जो है वो EH से छोटी है, ठीक है। BC जो है वो
सॉरी BC, मैंने इसको BE समझ लिया, एक मिनट। हाँ जी, BC 1 यूनिट, ठीक है, और EH 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 3 यूनिट। तो BC इज लेसर देन EH, ये अब ट्रू है, ये अब ट्रू है। क्यों होगा ट्रू? BC is equal to 1 unit and EH is equal to 3 units, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, ये हो गए आपकी आज की एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट। अगर कहीं पर ऐसा लगता है आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और पूछिए कहाँ पर आपको डाउट है, कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया। अगर समझ में आ रहा है, क्लासेस अच्छी लग रही है, तो रोज की तरह आज भी बोलूंगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। डेली 1:30 पर आपको क्लास मिलेगी। फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जहां चाहे आप फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब पर अगर फॉलो करना चाहते हो तो मेरा लोगो देखकर श्वेता क्लासेस के साथ मैथ्स लिखकर आप यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हो और सब्सक्राइब करके क्लासेस का मजा ले सकते हो। जो डेली आपको क्लासेस मिलती हैं उनसे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।